प्रिय वास्तुकला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस धारावाहिक के माध्यम से हम वास्तुकला को अद्भुत प्रौद्योगिकियों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वास्तुकला और विज्ञान के संबंधों को भी समझेंगे। हम धार्मिक, आवासीय, राजनीतिक और आर्थिक इमारतों के अनोखे वास्तुशिल्प की बात भी करेंगे। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से आरंभ होकर ब्रिटिशकालीन भारत तक की स्थापत्य कला को इस धारावाहिक के माध्यम से समझेंगे। हम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले विज्ञान से बात शुरू करेंगे। हम सबसे आश्चर्यजनक पुरातात्विक खोजों में से एक धोलावीरा शहर की योजना और सामग्री विज्ञान यानी मटेरियल साइंस को समझेंगे। पानी के बिना किसी भी सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए हम बांधों, जलाशयों, बावड़ियों जैसी जल संरचनाओं की भी बात करेंगे। हम तिलों के विशिष्ट जल स्रोतों को भी जल विज्ञान की नजर से समझने का प्रयास करेंगे। इस धारावाहिक में देश के अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्ध पत्थरों, लकड़ियों, ईंटों, धातुओं आदि निर्माण सामग्रियों के विकास सहित उनके गुणों और उनकी विशेषताओं पर भी बात करेंगे। हम बिलों, गुफाओं और धार्मिक स्मारकों सहित विभिन्न इमारतों के निर्माण के विज्ञान पर विशेष ध्यान देंगे। हमारा मुख्य ध्यान गुंबदों, मेहराबों और दरवाजों के विकास को समझने पर होगा। हम देखेंगे कि तिलों, इमारतों, मंदिरों में किस प्रकार की अनूठी ध्वनिकी काम करती थी और अंत में हम खगोल विज्ञान और वास्तुकला के बीच के संबंधों का भी पता लगाएंगे। आइए हम यहाँ से दूर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वाराणसी की कौन सी बात इसे अनोखा बनाती है? एक प्राचीन शहर होने के साथ ही ये तकरीबन 3000 वर्षों से आबाद रहा है। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने इस शहर के बारे में कहा है कि बनारस इतिहास, परंपराओं, किंवदंतियों से भी पुराना है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इन सभी को ही मिला दिया जाए तब भी बनारस दुगना पुराना लगेगा। तो इस शाश्वत शहर की बसावट कैसे हुई थी? मिथकों के अनुसार इस शहर को 5000 साल पहले भगवान शिव ने बसाया था। मिथक के रूप में तो ये ठीक है, लेकिन हमारे पास इसके साक्ष्य नहीं है। इसके लिए हमें वाराणसी के समीप राजघाट की ओर जाना होगा, जो एक उत्खनन स्थल है। यहाँ पर हम 800 ईसा पूर्व के बर्तनों, शहर की दीवारों और कलाकृतियों के पुरावशेषों को देख सकते हैं। यहाँ मिलने वाले पुरावशेषों में मोहरें, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्ति, गहनों के अलावा घरेलू उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। यहाँ मिले सिक्के सिंधु घाटी सभ्यता के पंच चिन्हित सिक्कों के समान दिखते हैं। इनको बनाने की तकनीक के कारण इनको ये नाम दिया गया। ये सिक्के विनिमय के लिए उपयोगी साबित हुए। ये सिक्के उस समय की गहन व्यापारिक गतिविधियों और शहरी विकास का भी प्रतीक हैं। अब हम उत्खनन के विज्ञान को समझते हैं। इसे समझने के लिए हम वाराणसी से दक्षिण पूर्व में स्थित राजस्थान के एक सक्रिय उत्खनन स्थल की यात्रा पर चलते हैं। इस स्थान को हाल ही में खोजा गया है। पंचमाता नामक इस गांव में उत्खनन का काम 2013-2014 में शुरू किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह साइट 3000 से 1700 ईसा पूर्व की आहर संस्कृति से संबंधित है और यहाँ के लोगों के हड़प्पा वासियों से व्यापारिक संबंध भी थे। इस साइट से उत्खनन के दौरान काफी मात्रा में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बनी ईंटों की दीवारें और पालतू पशुओं की हड्डियां मिली हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे मिट्टी के बर्तनों के एक टुकड़े को देखकर इनके समय का अंदाजा लगाया जाता है। हम किस प्रकार से इन पुरातात्विक खोजों करते हैं? असल में ऐसा कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग नामक वैज्ञानिक विधि से होता है। हालांकि यह तकनीक आसान नहीं है। आइए हम इस तकनीक की कार्य प्रणाली को समझते हैं। असल में हमारे पर्यावरण में कई कार्बन परमाणु हैं। इनमें से अधिकांश C12 कार्बन के स्थिर आइसोटोप हैं। हालांकि ऊपरी वायुमंडल में अंतरिक्ष से आने वाली विकिरणें परमाणुओं के साथ लगातार टकराती हैं। ऐसा होने पर उत्तेजित न्यूट्रॉन नाइट्रोजन 14 परमाणुओं पर बौछार करते हैं, जिससे नाइट्रोजन 14 परमाणु कार्बन 14 परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु में बदल जाते हैं। ये परमाणु रासायनिक रूप में स्थिर कार्बन के समान होते हैं, लेकिन इनमें 2 अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं। ये कार्बन 14 रेडियोधर्मी होता है, जिसकी अर्धआयु लगभग 5700 साल होती है। समय के साथ इन रेडियो कार्बन परमाणुओं का क्षय या पतन नाइट्रोजन परमाणुओं में होता है। परमाणुओं की क्षय होने की इस प्रवृत्ति को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। इसी से रेडियो कार्बन को भी अपना नाम मिला है। जब कोई जीव मर जाता है तो रेडियोधर्मी आइसोटोप का अवशोषण बंद हो जाता है और इनका तुरंत क्षय शुरू हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कार्बन 14 की मात्रा घटकर लगभग हर 5700 साल में आधी हो जाती है। इस प्रकार यदि अगर हमारे पास कार्बन 14 की मात्रा 100 है और लगभग 5700 सालों के बाद इसकी आधी मात्रा समाप्त हो जाएगी और फिर आधी यानी 50 संख्या ही बचेगी। लगभग 11000 सालों के बाद उसमें से आधी मात्रा और समाप्त हो जाएगी, जिससे फिर केवल 25 टुकड़े ही बचेंगे। यह प्रक्रिया जारी रहती है और निश्चित रूप से कुछ हजार वर्षों के बाद यह गिनना मुश्किल हो जाता है कि कितनी मात्रा शेष रही। इसलिए अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विधि केवल 50,000 वर्षों के लिए काम करेगी। रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बनिक अवशेषों के अंदर कार्बन 14 आइसोटोप की माप है। इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यह हमें सटीक तारीख नहीं बताकर समय का केवल अनुमान बताती है, क्योंकि वायुमंडल में C14 आइसोटोप की मात्रा बदलती रहती है। एक बार फिर से हम उत्खनन स्थल की ओर लौटते हैं। यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन के दौरान विभिन्न युगों की परतों को खोदकर उनका अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ मिली निर्माण सामग्री से काफी बातों का पता चला है। उदाहरण के लिए यहाँ इमारतों को धूप में पकी ईंटों से बनाया गया था। यहाँ ईंटों का आकार आयताकार और चौकोर है, हालांकि हमेशा इनका आकार एक सा नहीं रहा है। इन ईंटों को काफी सरलता से बनाया गया था। मिट्टी में पानी मिलाकर उसके मिश्रण को सांचों में ढाला जाता था, फिर खुली हवा में ईंटों को सुखाया जाता था। ईंटों को टूटने से बचाने के लिए इन्हें भूसे या अन्य रेशों की सहायता से मजबूती भी प्रदान की जाती थी। मिट्टी की ईंटों के अलावा ये भी पता चला है कि सभ्यता में पत्थरों और तांबे का भी उपयोग किया गया था।
इन परिणामों से ये साबित हो जाता है कि किसी भी शहर की सुरक्षा और दीर्घकालिकता के लिए सामग्री विज्ञान और निर्माण सामग्री काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के विभिन्न शहरों की यात्रा कर हम पूरे देश में अलग अलग सामग्रियों के उपयोग को देख सकते हैं। मिट्टी की ईंटें इमारतों के निर्माण की सबसे बुनियादी सामग्री हैं। राजस्थान में कालीबंगा की साइट और हड़प्पा सभ्यता की साइटों आदि में ईंटों के उपयोग को देखा जा सकता है, जहां उपयोग की गई ईंटें इस उत्खनन साइट में मिली ईंटों जैसी ही हैं। इसी तरह की एक और सामान्य निर्माण सामग्री पत्थर है, जिनका उपयोग अशोककालीन सांची स्तूप से लेकर मुगल स्मारकों और औपनिवेशिक काल के दौरान किया गया है। चलिए अब वापस वाराणसी की ओर चलते हैं, जहां हम कुछ और ऐसे कारकों को समझेंगे जो शहर के विकास और अस्तित्व में सहायक सिद्ध हुए हैं। पानी की उपलब्धता किसी भी बसावट की पहली शर्त होती है, इसलिए अनेक प्राचीन शहर नदियों के तटों पर बसे हैं। इसका एक उदाहरण वाराणसी है, जो गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसा है। वाराणसी के पास गंगा नदी को देखें तो हमें इसका आकार अर्धवृत्तीय दिखता है। इसका मतलब था कि ऐसा आकार उन नौकाओं के लिए लंगर डालने के लिए उपयुक्त था, जो कि व्यापारिक उद्देश्यों के लिए यहाँ आती थीं। यहाँ के घाट वाराणसी जलरेखा को परिभाषित करते हैं। खड़े सीढ़ियोंदार घाट अब अनुष्ठानों और अंतिम संस्कार के लिए सार्वजनिक स्थल बन गए हैं, लेकिन कुछ सालों पहले 1940 के दशक के समान ही नदी का उपयोग सामान और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था। शहरी किनारे पर 84 घाट हैं। समय के साथ उनकी संख्या में वृद्धि होने पर घाटों को छोटे खंडों में बांटा गया है। प्राकृतिक तटबंध के तहत उठाए गए कदमों में इन्हें पत्थरों से भी सजाया गया है। घाटों की तारीख तय करना मुश्किल है। कुछ का निर्माण 14वीं शताब्दी के दौरान का है, तो कुछ इससे भी पुराने हैं। पिछली 3 शताब्दियों से बड़े पैमाने पर इन्हें पुनर्निर्मित और विस्तारित किया गया है। ऐसा करके इन घाटों से मंदिरों और पवित्र गंगा तक पहुंच को आसान बनाया गया है। शहर के इन घाटों का विशेष अध्ययन करने पर पता चलता है कि घाटों का निर्माण मानसून के दौरान पानी के स्तर में वृद्धि को ध्यान में रखकर किया गया था। वाराणसी शहर वास्तव में गंगा के ऊपर 50 से 75 फीट दूरी पर एक उभार यानी रिज पर बसाया गया था। यहाँ से गंगा नीचे बहती है। नदी और शहर को जोड़ने वाले ये घाट 6.8 किलोमीटर लंबाई में अर्धचंद्राकार आकार में फैले हैं। कुछ स्थानों पर ये बहुत अधिक खड़े हैं। इनकी बनावट ऐसी इसीलिए है क्योंकि नदी में पानी का स्तर विभिन्न मौसमों में नाटकीय रूप से चढ़ता और उतरता है, लेकिन बारिश के दौरान जल का स्तर 50 से 75 फीट तक बढ़ जाता है। जब नदी में जल स्तर कम हो जाता था तो घाट सर गंगा द्वारा जमा की हुई गाद से भरे दिखते थे। इसलिए मानसून में नदी के तीव्र बहाव से शहर की रक्षा के लिए घाटों को सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध ढंग से बनवाया गया था। प्रत्येक घाट की वास्तुकला थोड़ी अलग है। वे मंदिरों और अन्य सार्वजनिक इमारतों, पुराने घरों, मंडप, कुंडों यानी टैंक, सड़कों और चौकों से घिरे हैं। ये घाट हमेशा निवासियों, तीर्थयात्रियों, शोकग्रस्त लोगों और पर्यटकों से भरे रहते हैं। लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा यहाँ शवों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। अब हम वाराणसी के अलावा भी कुछ अन्य ऐसे शहरों के बारे में बात करेंगे जो नदियों के आसपास बसे थे। आरंभिक सभी महान सभ्यताएं मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभी नदियों के तट पर बसी थी। अक्सर जल स्रोतों का उपयोग किसी शहर या सभ्यता के विकास या पतन को प्रभावित करता है। दक्षिण के चोल शासकों की बांधों के निर्माण में विशेष रुचि थी, जिसके कारण जल की पर्याप्त आपूर्ति और अनाज की अच्छी पैदावार ने उनके राज्य के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। कभी कभी जो शहर जल स्रोतों के पास नहीं बना पाते थे, वो कुछ अभिनव प्रयासों जैसे कुएं और तालाबों जैसे जल भंडारण स्रोतों की मदद से फलते फूलते थे। दूसरी तरफ फतेहपुर सीकरी जैसे शहरों का भी उदाहरण है, जो पानी के कुशल उपयोग में असफल होने के कारण विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ पाए।